So, hello everybody, welcome to the course. So, we were doing the research methods or the research in anthropology. और पिछली क्लास के अंदर जो था वो हमने ऑलरेडी फील्ड वर्क कर लिया था। पिछली क्लास के अंदर हमने दो अहम चीज़ें की थी, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें की थी। पहला था आपके पास PYQ एनालिसिस। पहली जो चीज़ की थी वो PYQ एनालिसिस की थी। और PYQ एनालिसिस करने से हमें कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट थीम्स जो हैं वो आपके सामने आ गई थी। एक था कि आपके पास जो है वो फील्ड वर्क ट्रेडिशन से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है आपके पास जो टेक्निक्स पूछी जाती हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन से, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और आपके पास जो केस स्टडी मेथड है, इट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट वाज यूज्ड इन द फील्ड वर्क ट्रेडिशन। देन यू हैव द ऑब्जर्वेशन टेक्निक। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक आती है वो आती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। और तीसरी जो है वो आपके पास जीनोलॉजिकल मेथड। इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास हमने जो है वो एक स्कीमा बना के जो है वो देखा था कि ये जो है वो आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में से बाहर न आता है कि आपकी जो एथनोग्राफी है वो किस तरह से डेवलप हुई है। तो जब हम फील्ड वर्क ट्रेडिशन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि फील्ड वर्क ट्रेडिशन के डेवलपमेंट के साथ साथ आपका एथनोग्राफी का डेवलपमेंट कैसे होता है, और एथनोग्राफी के डेवलपमेंट के साथ साथ आपका एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपके पास एवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क ट्रेडिशन से तीन तरह के ड्राइव्ड फॉर्म में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो है कि आपके पास यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो है वो आपके पास फील्ड वर्क ट्रेडिशन क्या चीज़ है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। दूसरा आपके पास जो है वो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि एथनोग्राफी का जो है वो एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ, किस तरह से एथनोग्राफी धीरे धीरे से जो है वो इवॉल्व कर रही है। और तीसरा जो है जो सवाल आपसे पूछ लिया जाता है वो यही सवाल पूछा जाता है कि दैट हाउ द एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ इट डेवलप्ड। तो हमने जब फील्ड वर्क किया था तो उसके अंदर हमने फॉर्मलिस्ट एज देखा था, हमने जो है वो एक आपके पास एवोल्यूशनरी का एज देखा था, हमने नेचुरलिस्ट का एज देखा था, फिर उसके बाद हमने फंक्शनलिस्ट का एक एज देखा था, फिर उसके बाद हमने एक इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी का पोस्ट कॉलोनियल पेज जो फेज़ है वो देखा था। तो उसके बाद हमारे पास जो है हमने देखा कि हैरल्ड कनक्लिन कैसे जो है वो नई एथनोग्राफी को, न्यू एथनोग्राफी को जो है वो समझा रहे हैं। और हमने देखा था कि 1960 के बाद तीन तरह की एथनोग्राफीज़ बहुत पॉपुलराइज हो जाती हैं। एक है आपके पास साइकोलॉजिकल एथनोग्राफी और साइकोलॉजिकल फील्ड वर्क, जिसके अंदर हम मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट वगैरह को पढ़ते हैं। और जो है आपके पास दूसरा ट्रेडिशन जो है वो क्लिफर्ड ग्रीट्स का इंटरप्रेटिव अप्रोच, जिसको हम नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी कहते हैं। तो इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है वो आपके पास क्लिफर्ड ग्रीट्स की वो जो है वो बहुत प्रभावशाली जो है वो साबित होती है। और आपके पास जो तीसरा जो बहुत अहम स्कूल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, दैट इज़ द स्कूल ऑफ द न्यू एथनोग्राफी। न्यू एथनोग्राफी स्कूल कह लीजिए, या फिर और अगर आप रेडिकल फॉर्म में उसमें चले जाएंगे तो उसको जो है वो फिनोमेनोलॉजी का स्कूल बना लीजिए। तो आपके पास ये जो स्कूल है जो कि बहुत ही सब्जेक्टिव एनालिसिस, जिसको हम एंटी पॉजिटिविज्म कहते हैं, तो आपके पास ये जो स्कूल है ये आपके पास एक स्कूल स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो स्कूल्स जो हैं वो आजकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत दबदबा बना के बैठे हुए हैं। एक है आपके पास नॉन पॉजिटिविज्म वाला, इंटरप्रेटिव अप्रोच वाला क्लिफर्ड ग्रीफ्ट्स का स्कूल। ठीक है, वो जो है वो एथनोग्राफी को बहुत हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा जो है वो आपका और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्कूल है, जिसको हम फिनोमेनोलॉजी और एंटी पॉजिटिव स्कूल कहते हैं। ठीक है, एंटी पॉजिटिविज्म वाला स्कूल कहते हैं। और इसी से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म, इसके ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली एक था आपके पास फील्ड वर्क ट्रेडिशन का थीम, दूसरा था आपके पास टेक्निक्स का थीम, तीसरा आपके पास आ जाता है पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म का थीम। यहाँ से सवाल जो है वो आपके पास जो है वो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी रेगुलर क्वेश्चन जो होगी ज़्यादातर जो है वो पूछे जाएंगे।
नाउ इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट दी O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन विजिट दी स्टोर सेक्शन। आप जो है वो स्टोर सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जो है वो आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स, इसमें जो है वो आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको रिसोर्स सेक्शन मिलेगा। रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो फाइल्स हैं ये मिल जाएंगी। अब पहली टेक्निक के ऊपर आते हैं। इसके अंदर हम टेक्निक्स और जो आपके पास पॉजिटिविज़म है, एंटी पॉजिटिविज़म है, उसको जो है वो करने की कोशिश करेंगे। सो टेक्निक, पहली टेक्निक है आपके पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए। सो धीरे धीरे करके हम जो है वो ऑब्जर्वेशन को खोलते जाएंगे। ऑब्जर्वेशन का असल मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपके पास इट कैन बी डिफाइंड एज व्यूइंग द पर्टिकुलर इंसिडेंट्स और फिनोमिना और इवन द इंटरेक्शंस और द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल। कि आप व्यू करो, यहाँ पे कीवर्ड जो है वो आ जाता है व्यू, कि आप जो है वो अलग अलग फिनोमिना को, जो आपके पास इंटरपर्सनल फिनोमिनाज हैं, इंटरेक्शंस हैं अलग अलग लोगों के बीच में, उन चीज़ों को जो है वो आपको देखना है। खाली उन चीज़ों को देख के आपको जो है वो कुछ डेटा जो है वो आपको ऑब्जर्वेबल डेटा जो है वो आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी साइंटिफिक, तो आपको जो है वो सिस्टमेटिकली जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आप बना सकते हो उसको जो है वो आप लिखोगे। इसीलिए हर्स्कोविट्ज़ इसी चीज़ को कहते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो रियल लाइफ सेटिंग के अंदर होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जब आप सो दे कैन प्लेस इन द रियल, ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम जो है वो उनको रियल लाइफ सेटिंग्स के अंदर ही करते हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्री वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह के अंदर हम लेबॉर्ट्री वगैरह में करते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो आपके पास जो है रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो है सारी चीज़ें की जाती हैं। सो आपके पास हर्स्कोविट्ज़ कहते हैं, हर्स्कोविट्ज़ के अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो फील्ड है, यानी कि जो आपके पास रियल लाइफ सेटिंग्स हैं, दे आर दी एथनोग्राफर्स लेबॉर्ट्री। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, इन चीज़ों को हम नहीं सही मानते कि कोई आपके पास आर्टिफिशियल सेटिंग्स बनाई जाएँ और इंटरव्यू जो है वो आर्टिफिशियल सेटिंग्स पे किया जाए। सो हम जनरली इंटरव्यू को भी एक नरेशन की तरह देखते हैं, क्योंकि हम ये मानते नहीं हैं कि एक कैमरा के सामने जो है वो कोई भी इंसान जो है वो प्रॉपरली सच बोलेगा, या फिर जो है वो कैमरा जो है वो आपके पास एक बहुत जो है वो सच उगलवा सकता है किसी इंडिविजुअल से। हम इस चीज़ को जो है वो मानते नहीं हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं कि आपके पास जो रियल लाइफ सेटिंग्स हैं, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एक इंडिविजुअल के पास। वहाँ पे जाके जो है वो आप इंडिविजुअल के साथ जनरल कन्वर्सेशन बनाइए। पहले आप एक रिपोर्टवा जो है वो आप एक रिपोर्टवा जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि ऐसा एक दोस्ती, यारी दोस्ती वाला संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। फिर जो है वो धीरे 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 करके आप जो है वो उसका एक नेचुरल सेटिंग के अंदर जो है वो आप इंटरव्यू लोगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सो इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास जो है that the field, it is the ethnographer's laboratory. Okay, so now we'll study that the observations needs to be systematic and in the context of the event. तो आपके पास जो है वो कैसे जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो लेनी है। देखिए कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, तो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा जो है वो आपको अलग लगेगा। अलग कैसे लगेगा? क्योंकि हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, मेथडोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू, मैं नहीं समझता कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो है कोई फील्ड वर्क किया होगा, कोई कहीं फील्ड पे जाके जो है वो काम किया होगा, कोई डेटा कलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो अपने इमेजिनेशन का यूज़ करना है। ठीक है, मैं अपनी बेस्ट करूँगा यहाँ से कि आपको जो है चीज़ें समझा सकूँ। यहाँ पे जैसे मेडिकल प्रोसीजर होता है, वैसे ही आपके पास कुछ प्रोसीजर जो हैं, कुछ स्टेप्स जो हैं वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं कि इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो कीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, तब आपको जो है वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आपको जो है वो मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसीजर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ऑब्जर्वेशन। सो द फर्स्ट इज़ दी बाय एस्टेब्लिशिंग द गुड रिपोर्टवा।
तो आप जो है वो अच्छा रिपोर्ट जो है वो और रिपोर्टवा जो है वो आप लोगों के साथ, यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो आप लोगों के साथ, उन एक्टर्स के साथ जो है, एक्टर्स कह लीजिए या फिर नेटिव्स के साथ जो है वो आप बना के रखते हैं। ठीक है, एक अच्छा जो है वो जब आप रिश्ता बना लेते हैं, फिर उसके बाद लोग जो है वो आपको एक दोस्त की नज़र से जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। बाय पेइंग अटेंशन टू द एवरी माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी डिटेल को जो है एवरीडे लाइफ के अंदर भी, वो क्या करते हैं, किस तरह से कपड़े धोते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक छोटी से छोटी डिटेल को, हर एक छोटे से छोटे सिंबल को जो है वो आप देखने की कोशिश करेंगे। बाय रिकॉर्डिंग व्हाट द रिसर्चर सी एग्जैक्टली, ठीक है, कि आपके पास रिसर्चर जो है वो आपने क्या कुछ देखा। प्रॉपर जो है इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन देना है, दैट व्हाट इट वाज, हाउ द क्लाइमेट वाज। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, पेपर के अंदर लेट से कोई ट्राइबल इकोनॉमीज़ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों ने बताना है कि ट्राइबल इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब पेपर लिखा जाएगा तो पेपर के अंदर जो है वो पहले इकोलॉजिकल सेटिंग के बारे में लिखा जाएगा, यानी कि आपकी जो जनरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके बारे में लिखा जाएगा कि ये जो है वो उनकी इकोलॉजिकल सेटिंग्स हैं, वो हिल ट्राइब हैं, हिल के ऊपर रह रही हैं। फिर आपके पास जो है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इतने आपके पास पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जो है वो अनपढ़ हैं, ऐसे जो है वो ग्राम प्रधान, ये जो ग्राम प्रधान चूज़ होता है, या फिर ये जो है वो आपके पास जो है वो ट्रेडिशनल लीडर है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पहले लिखते हो। सो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली जो आपकी पहली ऑब्जर्वेशंस थी उनको जो है वो आपने लिखा। ठीक है, बाय रिकॉर्डिंग द रिसर्चर्स इंप्रेशन इन दी पर्सनल डायरी और फील्ड नोट्स। हाँ, फील्ड नोट्स और पर्सनल डायरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मरीनोस्की ने एक पर्सनल डायरी लगा रखी थी। ठीक है, तो मरीनोस्की रोज़ जो है वो क्या कुछ देखते थे, क्या उनका इम्प्रेशन होता था। ठीक है, पर देखो सारी चीज़ें तो आप नोट नहीं कर सकते फाइनल वर्क के अंदर, सारी चीज़ों को तो लिख नहीं सकते फाइनल वर्क के अंदर। तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप एक फील्ड डायरी या फिर आप जो है एक पर्सनल डायरी या फिर जो है वो एक फील्ड नोट्स लिखो जिसके अंदर आप अपने इम्प्रेशंस लिखते जाओ। इम्प्रेशंस का मतलब कि फॉर एग्जांपल समथिंग हैपेंड विद यू, तो वो जो चीज़ है उसका आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके रिगार्डिंग, वो जो चीज़ है वो आप लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह से जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड। पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका एक टाइप जो है वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन बन जाता है। सो द अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि हम लोग करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आप ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, आउटसाइड द कंट्रोल और द एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी आपने आर्टिफिशियली जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज अबाउट द सोशल फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे दीज आर द कीवर्ड, सोशल फिनोमेना, इट इज़ जनरली ड्राइव्ड थ्रू द अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके पास अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से ही जो है वो निकल के सामने आती हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, participant observation and the non-participant observation. The participant observation, for example, take the case of the Trobriand Islanders, Trobriand Islanders of Papua New Guinea. ठीक है, जो कि आपके पास मलिनोस्की ने किया था। ठीक है, मलिनोस्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, तो जैसे मलिनोस्की ने बताया, तो मलिनोस्की कहते हैं कि वन हैज़ टू कट वन सेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर्स एंड रिमेन इन द क्लोज कंटेक्ट विद द नेटिव एज पॉसिबल। ठीक है, कि आप नेटिव्स के साथ रहो, जितना रह सकते हो उतना जो है वो नेटिव्स के साथ रहो। देखो होता क्या है कि आप जो इंसान है वो एक ईगो डेवलप करता है। ईगो का मतलब क्या है कि वो एक सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करता है। ठीक है, और अक्सर जो इंसान है वो अपने ईगो के साथ बहुत वक्त जो है वो गुजारता है। तो मलिनोस्की का पहला काम क्या था, जो अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मलिनोस्की का जो पहला ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने पहली चीज़ बताई और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, वो यही थी, वन हैज़ टू कट वन सेल्फ ऑफ फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर्स। ठीक है, बाकियों की जो कंपनी
से और आपके पास जो आपकी ईगो की कंपनी है, जो आपकी पुरानी धारणाओं के साथ आपकी जो कंपनी है, उनसे जो है वो आपको अपने आप को कट ऑफ करना है। फिर धीरे धीरे आप जो है वो नेटिव्स के साथ रहने लगो, नेटिव की कंपनी के अंदर रहने लगो, उन जैसा बिहेव करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर लेट से शादी हो रही है, कोई शादी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप शादी के अंदर नहीं जाओगे कि मैं तो भाई इनके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो आप जो है वो आप शादी के अंदर भी जाओगे। अगर कोई रिलीजियस मैजिकल सेरेमनी होती है, आप कहोगे कि मैं भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मुझे भी पार्टिसिपेट करवा लो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी पुराना सेल्फ कंसेप्ट है उसको छोड़ के आप एक नया सेल्फ कंसेप्ट जो है वो आप बनाओ। तो जब आप नया सेल्फ कंसेप्ट बनाओगे तो आपको नेटिव के बारे में, नेटिव्स के व्यू के बारे में पता चलेगा कि वो सोचते कैसे हैं, वो काम करते कैसे हैं। ठीक है ना। तो अपने आप से और जो आपकी पुरानी जो कंपनी है उससे जो है वो अपने आप को आप कट कर लीजिए, और जो नए लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, उनके साथ जो है वो जाके रहिए। इसीलिए मलिनोस्की जब 31 मंथ्स के लिए पापुआ न्यू गिनी के अंदर ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर रहते हैं, तो वो काफ़ी नए ऑब्जर्वेशन जो हैं वो करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वो उनकी किताब को एक मास्टरपीस का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दी सिम्पसन एंड कोलमैन 2017 के अंदर उन्होंने कहा दैट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इट इज़ एन ओपन एंडेड इंडक्टिव लॉन्ग लिविंग विद एंड अमंग द पीपल टू बी स्टडीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एन ओपन एंडेड इंडक्टिव एंड लॉन्ग टर्म लिविंग। ठीक है, 3 चीज़ें लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये जो है वो आपके पास एक ओपन एंडेड इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब क्या है कि आपके पास एक जो है वो आपका व्यू बन जाता है, नेटिव्स का आप व्यू बन जाता है। फिर वो जो नेटिव का व्यू है दैट यू कैन रेप्लिकेट एल्सवेयर ऑल्सो, उन नेटिव सोसाइटी के अंदर आप जो है वो आप उन चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है। सो एंड द लॉन्ग टर्म लिविंग। ठीक है, लंबे समय तक आप जो है वो उनके साथ रहते हो, उनकी नॉलेज को जो है वो, उनकी नॉलेज को, उनके वैल्यूज़ को, उनकी प्रैक्टिसेस को जो है वो, उनके नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आप कलेक्ट करते हो। Here, observer not only participates in the group activity but also observes the group behavior. वो सिर्फ जो है वो आपके पास ग्रुप एक्टिविटी के अंदर ही नहीं पार्टिसिपेट करता, बट वो जो है वो लोगों के साथ जो है वो मिक्स करता है, उनको ऑब्जर्व भी करता है। ठीक है। सो मिक्सेस अप विद द ग्रुप, willingly participates in the group activities. This technique इज़ यूज टू स्टडी द फोक वेज। लोगों का काम करने का तरीका क्या है, मोड्स क्या है, लोगों के मॉरल्स क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या है, उनके कस्टम्स क्या हैं, यानी कि उनका जो नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इट वाज यूज्ड बाय मलिनोस्की, मलिनोस्की ने इस वर्ड को यूज़ किया था। नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनका आपको जो है वो पता चलता है कि उनका जो है वो आखिरकार वो सोचते क्या हैं, इस चीज़ को वो करते क्यों हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पता चलता है। फिर उसके बाद द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है। सो बफोर्ड जंकर ने जो है वो आपके पास ये लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपके पास स्टेटस लेवल और ये है आपके पास डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आपके पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो जंकर का नाम जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपना लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन दिया है और डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड, इस ये टेबल दिया है, इसमें जो है वो लेवल्स को बनाना एटलीस्ट 2-3 लेवल बना दीजिए, बट इसको बनाना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता। ठीक है। स्टेटस लेवल आउटसाइडर, अगर आप बाहर बैठे हो, ठीक है, और बाहर जाके जो है वो आप जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को ड्राइव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, सो द नो इन्फॉर्मेशन इट इज़ डिलीवर्ड, तो आप कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बाहर नहीं निकाल सकते, एक्सेप्ट कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इकोलॉजी के बारे में, इकोनॉमी वगैरह के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि सबको पता होगी, जो कि कंसेंसस कमिश्नर को भी पता होगी, सिर्फ जो है वो आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी कस्टम्स के रिगार्डिंग, मॉरल्स के रिगार्डिंग, वैल्यूज़ के रिगार्डिंग आपको जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देन आपके पास पार्शियल ऑब्जर्वर,
इफ़ यू आर पार्शियल ऑब्जर्वर, आपको बहुत लिमिटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इफ़ यू आर फुल ऑब्जर्वर, देन आपके पास जो ये इन्फॉर्मेशन का लेवल है वो जो है वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जो ड्राइव होगी वो आपके पास जो धीरे धीरे से जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, देन ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लिंड्स ने जो है वो मिडल टाउन वाइट स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अंदर जो है वो ये उनका काम है, मिडल टाउन वाइट स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो अब पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, ऑब्जर्वर भी थी वो और उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश की। ठीक है, सो इट इंक्रीज इन्फॉर्मेशन, और जैसे जैसे आप जो है वो पार्टिसिपेट करते जाते हो तो आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन लेवल जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, बट एम्फोसिस स्टिल ऑन डेरिवेशन विद द लिमिटेड पार्टिसिपेशन एज पॉसिबल। लेकिन कम से कम पार्टिसिपेशन रखी जाती है। कम से कम पार्टिसिपेशन क्यों रखी जाती है? ताकि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी तभी मेंटेन्ड रह पाएगी अगर आप जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अपना सेल्फ कंसेप्ट कैरी करके चलो। अगर आपने सारा कुछ ही सेल्फ कंसेप्ट का लूज़ कर दिया तो ऑब्जेक्टिविटी कैसे बनेगी? तो चाहे वो सामने वाले गलत क्यों ना कर रहे हो, उनको भी आप कहोगे कि नहीं इस ऐसे तो होता है सब कुछ। ठीक है, ये इसलिए तो अल्टीमेटली जब आपके पास एक्सट्रीम कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर यही तो प्रॉब्लम थी कि आप जो है वो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। आप जो है वो चीज़ों को प्रॉपरली क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते। ठीक है, सो आपके पास ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए जो है वो आपके पास जो है वो कम से कम पार्टिसिपेशन जो है वो रखा जाता है। दिस इज़ ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट। फिर उसके बाद अगली स्टेज जो है वो उल्टी हो जाती है, पार्टिसिपेंट एज अ ऑब्जर्वर। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो वही जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिख रहा होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज द इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट एम्फोसिस इट इज़ ओनली पार्टिसिपेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्फोसिस हो जाता है। ठीक है, तो एम्फोसिस जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा है। आप एक फुल टाइम पार्टिसिपेंट बनने की जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो आ जाते हो। फिर आप जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर मोस्ट इंटेंस डेरिवेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो निकल के सामने आती है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल फुल पार्टिसिपेंट फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द पीटर फ्रेंचमैन और पीटर फ्रेंचन ने जो है वो एस्कीमोज के अंदर ये काम किया। बहुत साल तक जो है वो पीटर फ्रेंचन जो हैं वो आपके पास एस्कीमोज के अंदर रहे। दे आर फुल पार्टिसिपेंट का मतलब है कि अब एस्कीमोज ने आपको जो है वो अपने कबीले का एक मेंबर बना लिया है कि आप जो है वो इतना ज़्यादा उनके अंदर रहे हो, तो आप पूरी तरह से जो है वो उनके नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो ग्रैस्प कर सकते हो। फिर उसके बाद एफ.एच. कसिंग आ जाते हैं। एफ.एच. कसिंग फॉर एग्जांपल उन्होंने जूनी रेड इंडियंस के अंदर काफ़ी टाइम बताया है। ठीक है, एफ.एच. कसिंग का नाम जो है जूनी रेड इंडियंस के काम के अंदर जो है इट इज़ वो जो है वो आपके पास बहुत बड़ा नाम जो है वो है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम द आउटसाइडर टू फुल पार्टिसिपेंट, आउटसाइडर से लेके फुल पार्टिसिपेंट तक ये जो है वो आपके पास लेवल रहते हैं। आउटसाइडर, पार्शियल ऑब्जर्वर, फुल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एज द पार्टिसिपेंट, फिर उसके बाद उल्टा हो जाता है पार्टिसिपेंट एज द ऑब्जर्वर, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, फुल पार्टिसिपेंट। ठीक है, सो दीज आर द लेवल। एज द लेवल्स इंक्रीज, जैसे जैसे आपके पास लेवल्स इंक्रीज करते जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इंटेंसिटी है और जो क्वालिटी है वो भी जो है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू जंकर इट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सो जस्ट एक दो लेवल्स को ड्रॉ कर दीजिए और इस कंक्लूजन को बना दीजिए कि जैसे जैसे आपके पास पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पास जो है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी जो है वो इंक्रीज करती जाती है।
देन उसके बाद जो है वो आपके पास ला कंप्लीट और शेंशुल ने जो है वो आपके पास मेथडोलॉजी जो है वो दी है। सो आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेंट्स, सबसे पहले जो है वो अपने देखो, अब पहली बात जो होती है वो होती है इन्फॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, देखो आप एक सोसाइटी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आप हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आपको एक विशेष लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेंट्स बना के रखने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप उनसे पूछते हो कि अच्छा ये मैरिज चल रही है, मैरिज के अंदर ये सेरेमनी क्यों हुई। ठीक है, ऐसे जो है वो आपको आप जो है वो 2-3 लोग जो है जो कि ज़्यादा जो है वो आपको जो शक की निगाह से नहीं देख रहे होते, उनको जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्मेंट बना के रखना पड़ता है। पहली चीज़ है अपने इन्फॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके साथ एक अच्छा जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो बना लीजिए। ठीक है, वो ताकि वो आप एज अ गाइड जो है वो एक्ट कर सकें। क्योंकि देखो आप उस कम्युनिटी के अंदर पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप उस कम्युनिटी का इतना बड़ा पार्ट बन जाओ कि वो जो है वो आपको उन अपनी मैरिज सेरेमनी वगैरह के अंदर, रिलीजियस सेरेमनीज़ के अंदर बुलाना स्टार्ट कर दें। तो ये किन के ज़रिए होगा? ये उन लोगों के ज़रिए होगा जो कि इन्फॉर्मेंट्स हैं। ज़्यादातर इन्फॉर्मेंट्स जो हैं वो आप इन्फ्लुएंशियल लोगों को बनाते हो। उन सोसाइटीज़ के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जिनको आप पार्टिसिपेंट आप जो है वो अपने इन्फॉर्मेंट बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अपने पहले जो है वो इन्फॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार सेंस ले लीजिए कि चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं इस सोसाइटी के अंदर। कौन कौन से लोग हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपके पास सबसे बड़ी जो है वो उपाधि के ऊपर हैं, सबसे बड़ी पदवी के ऊपर रखे गए हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है, टैबूज़ क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, ताकि बिल्कुल जो है वो आप कुछ मूर्खों जैसी हरकत जो है वो ना करो। ठीक है, द रिसर्चर शुड बी नोन टू द कल्चरल मेंबर, और धीरे धीरे जो है वो आप जो है वो सब धीरे धीरे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे आप यू शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी कल्चरल मेंबर। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये स्टेप्स जो है वो 5 जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी फील्ड वर्क के अंदर। खास करके अगर आप एक अच्छी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अच्छी करना चाहते हो, तो आपको कम से कम जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में पता होना चाहिए, टैबूज़ के बारे में पता होना चाहिए, कस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, कल्चरल मेंबर्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक ऑब्जर्वर है जो बाहर से आया है, उनको पता होना चाहिए आपके बारे में। देन आपके पास, बिकॉज दिस इज़ एथिकल, ये एथिकल चीज़ है कि सामने वाले को भी नॉलेज होनी चाहिए आपके बारे में। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं। जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, वो प्रॉपरली आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लो कि किन को जो है वो पास में रखना है, कौन जो लोग हैं वो मेरे गाइड बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो एडवांटेजेस, द एबिलिटी टू रिकॉर्ड द नेचुरल बिहेवियर, आप नेचुरल बिहेवियर इसके साथ जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो द रेंज ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड इट इज़ मच वाइडर ड्यू टू द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बहुत टाइम तक आप रहते हो। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वो फ्रैंकलिन बहुत टाइम तक जो है वो आपके पास एस्कीमोज़ के पास रहे, तो उनके पास एस्कीमो की नॉलेज की, वो एस्कीमो की जो लैंग्वेज है उसकी वो नॉलेज है जो कि बहुत लोगों को, बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एस्कीमोज़ का सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है आपके पास, हम पहले ये माना करते थे कि एस्कीमोज़ जो हैं उनको जो है वो गुस्सा नहीं आता। ठीक है, उन बिकॉज जो कस्टम्स थे बाहर से देखो तो कस्टम्स बहुत प्यारे कस्टम्स हैं। अगर किसी के घर चोरी भी हो जाए तो कंपनसेशन बहुत ही शांत तरीके से होता है। ठीक है, थेफ्ट के केस में, इवन इन द केस ऑफ द एडल्ट्री वगैरह, कंपनसेशन इट इज़ इन अ वेरी पीसफुल, कोई कैसी लड़ाई वगैरह जो है वो नहीं होती है। ठीक है, फिर आपके पास जो हिडन बिहेवियर है उनका, फ्रैंकन ने जो है वो उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है।
तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो मटेरियल कलेक्टेड है इसके अंदर बहुत वाइडर होता है, बहुत वाइड रेंज का जो है वो आपके पास मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। द ऑब्जर्वर इज एबल टू रिकॉर्ड द कंटेक्स्ट एंड द सिचुएशन विच द आंसर वॉज गिवन। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपरली आप, क्योंकि सवाल जवाब होते रहते हैं और लोगों का जो जवाब है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है वो उस कंटेक्स्ट को भी जो है वो आपके पास रिकॉर्ड कर पाता है। ठीक है, जो आपके पास एक्चुअल लाइफ के अंदर जो चीज़ें जो चीज़ें आपके पास एक्चुअल लाइफ के अंदर होती हैं या फिर लोग करते हैं, जनरली करते हैं आपकी एक्चुअल लाइफ के अंदर, वो जो है वो आप उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आप एक्चुअल लाइफ के अंदर बोलते कुछ हो और जो लोग करते हैं वो कुछ और कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को जो है वो आप जब तक लोगों के बीच में आप 3 साल 4 साल नहीं रहते हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ को जो है वो आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए कम से कम जो है वो आपके पास जो फील्ड वर्क रखा गया है, क्वालिटी फील्ड वर्क जो रखा गया है वो 1 साल का रखा गया है। ठीक है, या फिर एक क्रॉप सीजन का जो है वो रखा गया है। ठीक है, सो ही कैन लर्न द थिंग्स दैट आर नॉट ओपन टू द ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मालिनोस्की जो है वो उमार खाना में जो है वो रहे थे। उमार खाना एक जगह है, विलेज है, ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स के अंदर जो है वो रहे थे 3 साल तक। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी जो है वो ऑब्जर्वेशंस करी जो कि एक आम व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, ही वॉज एबल टू सी दी कस्टम्स एंड समटाइम्स पार्टिसिपेट इन दीज सेरेमनीज। कई बार वो उन सेरेमनीज वगैरह के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे। सो ही वॉज एबल टू एक्सेस द रीजन ऑफ द हेड। तो अलग अलग जो नेटिव्स के व्यूज़ हैं वो प्रॉपरली जो है वो उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर पाए। नाउ द डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिविटी गेट्स लॉस्ट। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो इमोशनली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। जब आपके पास ऑब्जर्वर इमोशनली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिविटी है वो एक ऑब्जर्वर की खुद ब खुद जो है वो चली जाती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और यूर पेरेंट्स हैव डन समथिंग रॉन्ग और आपका जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, तो यू विल ट्राई टू टेल अस द कंटेक्स्ट और यू विल ट्राई टू डिफेंड देम। डिफेंस कैसे होगा कि आप अलग अलग कंटेक्स्ट बताओगे। ठीक है, वहाँ पे जो है वो आप कहोगे कि नहीं इन्होंने जो है वो सही किया कंटेक्स्ट के आधार के ऊपर। यही चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर भी होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो आप अपने ऑब्जर्वर, आप जो है जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जो नेटिव्स होते हैं, उनके साथ आप इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो कि you are not able to identify what is right what is wrong। ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से जो है वो जो लाइन है वो डिल्यूट हो जाती है। आप जो नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसी में जो है वो खो जाते हो। ठीक है, बट होना क्या चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आपके पास मेंटेन्ड रहनी चाहिए एथनोग्राफी के अंदर। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास पॉजिटिविज्म के अंदर हम जो है वो इस चीज़ को सही मानते हैं। सो समटाइम्स व्हेन ही ऑब्जर्व्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट बिहेवियर, कई बार इसको नोट ही नहीं किया जाता क्योंकि आदत हो जाती है उस चीज़ को देखने की। ही मे नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दी एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है कि कुछ आस्पेक्ट्स आपके पास जो है छूट जाए क्योंकि इंसान की अपनी भी तो ज़िंदगी होती है। सो ही मे पिक अप द पर्टिकुलर सर्कल। कई बार आपके पास एक ही जगह के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क हो जाता है, बाकी जगह के ऊपर जो है जनरली जाया नहीं जाता। और आपके पास फील्ड वर्कर्स क्या करते हैं, एक जगह के ऊपर रहते हैं, सारा डेटा कलेक्ट कर देते हैं, फिर जो है बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो जनरलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, सो बहुत बार जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं।
फिर अगली चीज़ आ जाती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जनरली यहाँ से जो है वो सवाल कम पूछे जाते हैं। तो आपके पास नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो आपके पास एज एन आउटसाइडर जो है वो आप ऑब्जर्वेशन को जो है वो रिकॉर्ड करते हो। रिसर्चर डिटैच्ड रहता है, वो जो है वो आपके पास जो नॉर्मल लाइफ बिहेवियर है लोगों का उसको जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करता। जनरली एक डिस्टेंस जो है वो ग्रुप के साथ जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। आप जो है वो उनकी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ वगैरह के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो एक इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि एक ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है और जो आपका रिसर्च के लिए डेटा होता है वो आपको बहुत आसानी से जो है वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके जो डीमेरिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सब्जेक्टिविटी का डेंजर जो है वो आपके पास ज़्यादा प्रनाउंस हो जाता है। सब्जेक्टिविटी का डेंजर मतलब कि आप जो है देखो, लेट से एक एक्टिविटी हुई, लेट से टेक द एग्जांपल ऑफ सलेखना। सलेखना हुआ, सलेखना के अंदर क्या होता है, जैनीज ट्रेडिशन है कि आपको धीरे 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 से जो है वो आपको डेथ को एम्ब्रेस करना होता है। आप जब बीमार पड़ जाते हो या फिर जब आपका मोह माया से जो है वो मन चला जाता है, मुक्त हो जाता है, तो आप जो है वो खाना छोड़ देते हो और धीरे 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 करके जो है वो आपकी बॉडी जो है वो डिग्रेड कर मतलब जो है वो अपने आप जो है वो आपको स्लो डेथ जो है वो आती रहती है। अब एक इंसान को दिखाओ, वो कहेगा कि देखो कितने क्रूअल लोग हैं ये, एक इंसान को भूखा मार दिया। दूसरे को दिखाओ, वो कहेंगे कि देखो कितने भक्त लोग हैं ये, मोह माया को त्याग दिया। तीसरे इंसान को दिखाओ, वो कहीं और मेटाफिजिक्स के अंदर चला जाएगा। तो जब आप नॉन पार्टिसिपेंट्री ऑब्जर्वेशन करते हो, जब आप आउटसाइडर व्यू का जो है वो एक पर्सपेक्टिव रखते हो, तब आपके पास जो सब्जेक्टिविटी के डेंजर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो ग्रैस्प करने की कोशिश नहीं करते हो। द ग्रुप माइट फील अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पर्सन, कि आपके सामने आप बात कर रहे हो, कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाए, आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, नो बॉडी विल लाइक टू ओपन देयर ट्रू फीलिंग्स, तो ऐसे पर्सन के आगे अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है स्ट्रेंजर के आगे क्यों रखेगा, जिसका जो है वो कोई प्रॉपर रिपोर्टवा जो है वो नहीं बना है। ठीक है, देन द नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इवन बी लुक्ड विद सस्पिशन। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हो कि कोई सरकार की तरफ से कोई ये आया है बंदा और हमें जो है वो कुछ रिकॉर्ड करके जाएगा, ये इट में ही में हार्म अस और समथिंग। ठीक है, देन यू हैव द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इन द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इट अफोर्ड्स द ग्रेटर प्रिसीजन एंड ऑब्जेक्टिविटी देन द अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास ज़्यादा प्रिसीजन आ जाती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर। जनरली एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। क्यों ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी क्यों आ जाती है? क्योंकि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हाँ या ना वाले क्वेश्चंस हैं, तो सामने वाला या तो हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इसके अंदर आ जाती है। जनरली देर आर टू काइंड्स ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दो तरह के कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं, कंट्रोल्ड ओवर फिनोमिना एंड कंट्रोल्ड ओवर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कंट्रोल ओवर फिनोमिना के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो एक लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो आप लोगों को पुट करते हो। ठीक है, एक कंट्रोल्ड ग्रुप के अंदर जो है वो आप लोगों को पुट करते हो। ठीक है, फिर जो है वो आप लोगों को स्टडी करते हो। लेबॉर्ट्री का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लैब वगैरह होगी, लेबॉर्ट्री का मतलब एक कंट्रोल्ड ग्रुप बनाया जाता है। जब आप आई विल प्रोवाइड यू द PDF, बिकॉज इंटरव्यू वगैरह हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर नहीं करेंगे, बहुत जनरल है। ठीक है, तो उसके अंदर हम कंट्रोल्ड ग्रुप्स बनाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर भी ऐसे ही किया जाता है। जब आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह लोगों को करते हो तो आप लोगों को कंट्रोल्ड ग्रुप्स के अंदर रखते हो और फिर देखते हो कि लोगों का बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज हो जाता है। वो है कंट्रोल्ड ओवर फिनोमेना। देन कंट्रोल्ड ओवर ऑब्जर्वेशन, देन द रिसर्चर ट्राइज टू कंट्रोल एंड गाइड हिज ओन परसेप्शन। यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी जो है वो यूज़ होती है कि कहाँ पे वो जो है वो एक फॉल्टी परसेप्शन बना सकता है और कहाँ पे जो है वो सही परसेप्शन जो है वो बना रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो अपने इंटरप्रिटेशन निकालता है और फिर खुद से पूछता है कि इसके अंदर जो है वो मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं आया, कोई मेरा कोई जो है वो आपके पास कोई
एक जो होता है प्री सपोजिशन होती है वो तो नहीं इसके अंदर दिखाई दे रही, ठीक है। दैट इज़ द कंट्रोल ओवर ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। एक तो है कि रिसर्च पर्पस के अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो सर्व करता है, रिसर्च पर्पसेस को ये जो है वो सर्व कर जाता है। देन आपके पास इसको सिस्टमेटिकली प्लान किया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या था कि आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो नेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। आपके यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर प्लान नहीं करता। मलिनोस्की गए थे 6 महीने के लिए, ठीक है, वहाँ पे रहे हैं 31 महीने, प्लानिंग कहाँ पे है, प्लानिंग है तो होती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। देन इट इज़ सब्जेक्टेड टू द चेक्स एंड द कंट्रोल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड द प्रोसीजर्स। प्रॉपर आपके पास जो है वो आपके पास कंट्रोल्स रखे जाते हैं कि आप कितना वैलिड है, कितना आपके पास रिजल्ट रिलायबल हैं। बार बार आपके पास जो है वो एक पीयर ग्रुप का जो है वो चेक जो है इसके अंदर जो है रखा जाता है, जिसकी वजह से जो इसीलिए जो साइकोलॉजी जो आपके पास रिजल्ट्स निकालती है दे आर मोर प्रोनाउंस्ड, उनको ज़्यादा जो है वो आपके पास पॉपुलर कल्चर के अंदर जो है वो प्रोनाउंस्ड वे में रखा जाता है, ठीक है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो रिसर्च निकालता है उसको जो है वो सस्पिशन के साथ देखा जाता है। क्यों सस्पिशन के साथ देखा जाता है? बिकॉज पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो बहुत बार इमोशनली अटैच हो जाते हैं नेटिव लोगों के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो है वो साइकोलॉजिस्ट के रिजल्ट्स को जो है वो लोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं। देन आपके पास अगली चीज़ है डिसएडवांटेजेस। द ऑब्जर्वेशंस इट लैक टाइम डेप्थ, ठीक है। डेप्थ जो है वो आपके पास नहीं होती इन ऑब्जर्वेशंस के अंदर, खास करके जो है वो क्वालिटी डेटा जो है वो आपके पास जो नेटिव की इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर आप जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। देन द टेक्निक्स दे कैन नॉट मेजर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ दैट आर present or that are measured by the participatory observation. The observation, it is the complex phenomena, it leads to the full participation of the mind and all the senses. तो आपके पास it cannot be controlled, it simply cannot be controlled, ठीक है। तो आप जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो आप दिस वॉज गिवन बाय क्लिफर्ड ग्रीड्स कि इंसान ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, अपनी प्री सपोजिशन वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर लिया इंसान ने, तो इंसान क्या रह गया, ठीक है। तो इंसान ऐसे अपनी प्री सपोजिशंस को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। सो देयर इज़ ऑब्जेक्टिविटी इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, द ऑब्जेक्टिविटी इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो है सब्जेक्टिविटी को इंडोर्स करना पड़ेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन एंथ्रोपोलॉजी, 15 मार्क्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखोगे कि आपके पास जो है वो एक ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? व्यू करना लोगों को, ठीक है, लोगों को व्यू करना, ठीक है। इट मे बी नेचुरल इन्वायरमेंट और सम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, सम कंट्रोल्ड लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। तो आपके पास एक कंट्रोल्ड आ जाती है और एक आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड आ जाती है। अनकंट्रोल्ड के अंदर आपके पास पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन आ जाती है और आपके पास जो है वो नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन जो है वो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जो कि टाइप्स किसने दिए हैं, ठीक है, हु हैज़ गिवन द टाइप्स ऑन द लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये देखो, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। जंकर बुफोर्ड जंकर ने जो है वो आपके पास टाइप्स जो है वो दिए हैं। सो यू विल राइट दी टाइप्स, ठीक है। बुफोर्ड जंकर, खाली इंट्रोडक्शन के अंदर तो जो है वो आप जंकर का नाम लिखोगे कि उन्होंने जो है वो आपके पास टाइप्स दिए हैं। फिर आप जो है वो बॉडी के ऊपर आ जाइए। बॉडी के ऊपर जंकर के जो टाइप्स हैं लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन के ऊपर वो आप लिखोगे, ठीक है। टाइप्स लिख के आप जो है चीज़ों को रखोगे। फिर आप जो है वो मेथडोलॉजी लिखोगे, दैट व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी, ठीक है। मेथडोलॉजी दैट वाज गिवन बाय ये वाली मेथडोलॉजी, ली कंप्लीट ने जो है मेथडोलॉजी जो है वो दी है
कि आप जो है वो अपने इन्फॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे, चीज़ों को देखोगे कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हो रही हैं, आप मेंबर्स को जो जो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनको देखोगे, पॉलिटिकल लीडरशिप को, कस्टम्स वगैरह को देखोगे, कल्चरल मेंबर्स को देखोगे, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लिखोगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब आपके पास जो है वो आप लिखोगे दैट व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस और व्हाट आर द फीचर्स। ठीक है, फीचर्स के अंदर आप वही सारी जो वो जो सारे फीचर्स हैं, दैट इट इज़ एक्सटेंसिव, इंडक्टिव, एक ओपन एंडेड, ठीक है, वो जो सारे के सारे फीचर्स हैं दैट यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है, उन फीचर्स को लिखोगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए या सॉरी फीचर्स हो गए, आपके पास जो मेथडोलॉजी होगी, बॉडी होगी, ठीक है, फिर आपके पास जो है एडवांटेजेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिर आप जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस लिखोगे, देन आप जो है वो इन चीज़ों को कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो अपना आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर पार्ट्स। ओके, सो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर, अपने आंसर को लिखिए, अपने उत्तर को लिखिए, एंड प्लीज़ सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे जो है वो इस नंबर के ऊपर आप जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप जो है वो O2IS Academy ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। O2IS Academy ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे जो है वो अपना आंसर वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव सम वैल्यू एडिशन फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।